हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़े थे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब जाने थे। तो आज हम लोग प्राणियों के बारे में जानेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है और पोषण की क्या क्रिया है, कैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसका डाइजेस्ट भी ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है ना कि आप दैनिक जीवन में भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से कई ज़्यादा ज़रूरी भोजन को डाइजेस्ट करना होता है। अगर आप भोजन डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है, मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भोजन करने से कई ज़्यादा भोजन डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राणी जो होते हैं किस प्रकार से पोषण करते हैं और क्या क्या पोषण के रूप में लिया जाता है और उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोषण। क्या है? पोषण। पोषण के बारे में सब लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना? क्योंकि मैं क्लास 6 से लेके 7 तक मैं अभी तक आप लोगों को पोषण के बारे में ही बताते आ रही हूँ। पोषण क्या है बताया है ना, कि हमारी शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से उपयोग करते हैं हम लोग, भोजन को करते हैं, फिर उसका कैसे यूज करते हैं, यही सब चीज क्या है, पोषण है, पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को, मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं फिर उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसी का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए जिस प्रक्रिया से आपके भोजन आहार के जो भी गुण व तत्व इत्यादि होते हैं वह आपके क्या करते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में सहायक, पोषण के थ्रू हमारा मसल्स में भी प्रोग्रेस होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा क्या करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। पोषण के थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, विटामिन जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, आँख, त्वचा, बाल, हड्डी, नाखून, स्वस्थ और क्या होता है उसको स्वस्थ स्वास्थ्य आदि के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन जो होता है ना वो हमारे शरीर को मरम्मत करने में सहायक होता है। जब हम किसी प्रकार से चोट लगा लेते हैं, अपने शरीर को चोट पहुंचा लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा न्यू सेल्स आ जाते हैं, मसल्स न्यू आ जाते हैं कट छट जाने के बाद। तो उसमें ना विटामिन जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, न्यू मसल्स, मतलब किसी भी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है, मदद करती है हमें रोगों से लड़ने में। सिंपल से ये जानिए। खनिज हो गया, लवण, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हड्डियों को और रक्त मज्जा, बोन मैरो जो होता है, स्वास्थ्य एवं रक्तचाप नियंत्रण करने के लिए उपयोगी होते हैं। क्या उपयोगी होते हैं? मिनरल्स उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अभी बताए थे कि हम लोग जो कुछ भी भोजन के रूप में ले रहे हैं उसका किस प्रकार से यूज है वो सभी हम लोगों को जानना क्या होता है, जरूरी होता है ना? वो सब जानना बहुत जरूरी होता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तथा अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके लिए जो होता है ना वो पोषक तत्वों को भोजन में लेना ही नहीं बल्कि अपनी आंतों के जरिए हमारे शरीर में ऑब्जर्व होना भी जरूरी होता है। सिर्फ भोजन खाने से ही नहीं मतलब होता है, उसको किस ढंग से हम लोगों को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना है वो चीज़ को भी हम लोगों को जानना जरूरी होता है। कहाँ एब्जॉर्ब करना है, किस प्रकार से एब्जॉर्ब करना है, ये चीज़ को भी जानना ज़रूरी होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये सब क्या है, देखिए ये सब क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है ये सब? आहार। हमारे दैनिक जीवन में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हमें खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए,
ये सब हम लोगों को जानकारी होना जरूरी होता है। देखिए, पालन पोषण के अर्थ में जब पोषण शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है क्या? नर्चरिंग, यानी किसी जीव, वनस्पति या जंतु को समुचित देखभाल करके उसे बड़ा करना। पालन यानी अपब्रिंगिंग है। देखिए, अभी हम बताएं कि हम लोग पोषण क्यों करेंगे, उसका कुछ तो यूज होगा हमारे शरीर में। तो देखिए, हमारे शरीर की विकसित किसके थ्रू होती है? हमारे शरीर का विकास होता है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो आपका शरीर खुद ही ग्रोथ हो जाएगा। आप ऐसा कुछ जरूर ले रहे हैं अपने डाइट में जिससे आपका शरीर ग्रोथ कर रहा है। वो चीज़ क्या है? प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, खनिज है। यही सब क्या है? सब हमारे शरीर को विकास करने में मदद करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भोजन जो है ना वो कई रासायनिक पदार्थों से के सम्मिश्रण से बना होता है। जैसे हम लोग अपने भाषा में समझ जाइए तो सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी में कितने सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। पहले तो हम लोगों को कच्चा सामग्री का ज़रूरत पड़ता है, जिस चीज़ की भी सब्जी बना रहे हैं। अभी सीजनेबल मान लीजिए कि हम लोग अगर पटल की सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा बताइए? लड़की लोग को तो अच्छे से पता होगा, एक्सपीरियंस होगा कैसे एकदम मिक्स मसाला डाल के अच्छे से बनाना है ना, चटपटा कैसे बनाना। ऐसा नहीं, लड़कों लोग को भी पता होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में सब खाना बनाता है तो सबको मालूम होता है कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, उसी टाइप से इसमें भी है कि भोजन में ना बहुत सारे रासायनिक तत्व मिले होते हैं, तब जाके एक भोजन का निर्माण होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। वसा होता है, प्रोटीन होता है, भोजन में फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सब क्या होता है? ये सब रासायनिक तत्व हो जाएंगे। ये सब मौजूद होते हैं हमारे भोजन में। क्या होते हैं? भोजन में मौजूद होते हैं। जैसे कि विटामिन। अब ये इसमें देखिए, विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, बताए थे ना क्लास 6 में। तो अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, ये सब। इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि भोजन में मतलब हर तरह का भोजन में अलग अलग प्रकार का विटामिन पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम दाल खा रहे हैं तो अलग विटामिन मिलेगा। दूध का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, दूध का ले लीजिए। गाजर खाए हैं, गाजर में कौन सा होता है? वेरी गुड, विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, उसी प्रकार से मतलब हर तरह का, मेरा मतलब बताने का मतलब ये है कि जितना भी हम लोग भोजन करते हैं अलग अलग प्रकार का, तो सारे भोजन में विटामिन अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, बस ये है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैट्स से। फैट्स, वसा क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह ही कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं? प्रकृति में बहुतायत में उपलब्ध है, मतलब अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जानते हैं? वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स का मिश्रण होता है। ये क्या होता है ना कि ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स से मिलकर बना होता है ना। ग्लिसरीन एक लिक्विड होता है जिसको आप अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं चिकनापन के लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। जिन्हें छूने पर क्या होती है? देखिए अभी बताया, चिकनाई महसूस होता है। क्या होता है? चिकनाई महसूस होता है। घी, ग्लिसरीन का तो छोड़ दीजिए, घी सबके घर में मौजूद होता है ना। तो घी क्या होता है? चिकना होता है। 1 ग्राम वसा से लगभग शरीर को 9 कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा मुख्यतः क्या होता है? प्राकृतिक तेल, सूरजमुखी, मूंगफली, पनीर, दूध, मक्खन, मांस, मछली,
सब में क्या होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मतलब जितना भी एग्जाम्पल है ना, वो सब में क्या होता है, वसा की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जितना कि होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है, वेरी गुड। प्रोटीन भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलने से बने होते हैं। ठीक है। प्रोटीन का हमारे आहार में सबसे प्रमुख स्थान होता है। क्या होता है, सबसे प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि, विकास, मतलब ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। ठीक है। ग्रोथ, डेवलपमेंट और टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, हम जब अब खेल कूद के चक्कर में अपना पैर हाथ जब तोड़ लेते हैं ना, तो ये हमें सही करने में मदद करता है। ठीक है। टूट फूट करने के लिए, की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, रक्त, मांसपेशियां, तंतु मतलब फाइबर, स्किन, बाल आदि निर्मित होते हैं। लड़की लोग को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सबका, जब बाल झड़ने लगता है तो लगता है ना कि कौन सा ऑयल यूज़ करे कि अच्छा बाल ग्रोथ करे, है ना, लगता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपने डाइट में सही ढंग से प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन लेने से हो जाएगा विदाउट ऑयल, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऑयल से कई ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन्स की होती है, अपने डाइट में शामिल कीजिए तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बाल बढ़ने के लिए ये वो तेल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। आप अच्छे ढंग से फल, फ्रूट, सब्जी, हरी सब्जी खाइए, तब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जीवित रहने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होती है। अधिकतर एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडी सब क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। हमारे बॉडी में न्यू न्यू हार्मोन्स रिलीज होता है ना। तो वो सब कैसे होता है, जब हम फिर से नेक्स्ट टाइम प्रोटीन लेते हैं तो न्यू हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए न्यू हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए भी प्रोटीन्स का ज़रूरत पड़ता है हमें। प्रोटीन मुख्य रूप से दालों में, अनाज में, चावल में, दूध में तथा मांसाहारी पदार्थ मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड सब में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा ना। अगर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। विटामिन, नेक्स्ट क्या है, विटामिन। देखिए, अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े, वसा के बारे में पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन भी क्या है, ये हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप जब बीमार पड़ जाएंगे ना तो बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर आपको ना एकदम चलने फिरने का हिम्मत नहीं होगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा विटामिन ले लेते हैं, फल फ्रूट कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, तब आपके शरीर में एकदम फुर्ती आ जाती है। वो किसके वजह से होता है, विटामिन के वजह से ही होता है। तो आइए देखते हैं। विटामिन जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में भोज्य पदार्थों के द्वारा पहुंचते हैं तथा अपनी उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार की चयापचय मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के मदद में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं तथा शारीरिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब शरीर की वृद्धि के लिए इनका बहुत मेन रोल होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, ये हम आप लोगों को पिछले क्लास में भी रिवीजन करवाए थे। जो विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। तो आइए देखते हैं। और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, विटामिन बी और सी। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए सिंपल सी बात है कि जल में अगर बी और सी है घुलनशील तो वसा में कौन सा होगा, बी और सी तो जल में ही घुल गया है
तो जो बचा होगा वही तो जल वसा में घुलनशील होगा। तो कौन कौन सा बच गया? ए, डी, ई, के। ठीक है, याद रखिएगा। जो बी और सी है वो वसा में घुलनशील होती है, और जो ए, डी, ई, के जो बचा रह गया वो सब क्या? वो सब वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, आइए। विटामिन ए, डी, ई, के ये सब क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आइए आगे देखते हैं। यह सभी जो होते हैं, एक मिनट, यह सभी जो होते हैं अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आंखों तथा संबंधी विभिन्न अंगों की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होता है? लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ठीक है ना? मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स का कोई भी पार्ट है ना, तो उसको सही रूप से सुचारू रूप से यूज कैसे करना होता है, उसमें ये सहायक करती है, मदद करती है, लाभदायक होती है। क्या? विटामिन। चलिए नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट वे पोषक पदार्थ होते हैं जिनका भोज्य पदार्थों में क्या होता है? विशेष स्थान होता है। क्या होता है? विशेष स्थान होता है, क्योंकि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीव जंतुओं का मुख्य पोषक पदार्थ का स्रोत होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका पोषक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना इनका कितना महत्व है अपने जीवन में। देखिए, दैनिक कार्य करने के लिए क्या होता है ना, सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? अतुलनीय भूमिका होती है। मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आवर बॉडी एक्टिविटीज। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। CHO यही क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? इसका एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, रेशियो। देखिए 1:2:1, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? ये आप लोग जानते हैं ये क्या है? C6H12O6 ये क्या है मालूम किन्हीं को? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है ना? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूलाज है। तो आप डिजिट पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सारा डिजिट है वो 6 से डिवाइडेड है। क्या है? 6 से डिवाइडेड है। 1:2:1 यही चीज मैं यहाँ पे लिखी हूँ। क्या वही चीज है ना? ये अलग है नहीं ना? वही चीज है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला होता है, मिलकर जिससे बना होता है, उनका अनुपात क्या होता है, उनका रेशियो क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान अर्थात 2:1 होता है। तो देख लीजिए 2:1 क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, और 1 कार्बन का होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को लगभग 70% एनर्जी प्रदान करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। हमारे शरीर को 100% में से 70% एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसीलिए ऊर्जा का सबसे अच्छा, सबसे मुख्य स्रोत हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को मानते हैं। ठीक है ना? ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, चुकंदर, शकरकंद तथा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ में उपस्थित होता है। और ये चीज आप लोग पर डे नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल्स बस समझने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स बस समझने के लिए दिया जाता है।
ऐसा नहीं कि जहाँ मतलब यहाँ पे मैंने जितना एग्जांपल नोट किया है उतना ही में ही कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो, ये चीज़ कभी मत लाइएगा अपने माइंड में। ये चीज़ बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए देती हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं 3 प्रकार का होता है, ये भी शायद हम आप लोग को बैक क्लास में बताए थे। एक होता है मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। सॉरी, वो तो मैंने शर्करा का टाइप्स बता दिया ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना ना। शुगर, देखिए शुगर क्या होता है, शुगर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? इतना भी सीधा नहीं बनना था। शुगर मतलब होता है चीनी। देखिए, जब हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और शरीर इसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करता है। इससे आप लोग को क्या समझ में आया? हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं अपने शरीर में, तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स को ही नहीं लेते हैं, उसको हम लोग ग्लूकोज में तोड़ते हैं, फिर हम लोग ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमारे शरीर में उपलब्ध होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। खनिज लवण, ये क्या होता है? मिनरल्स, जिस टाइप से विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वे अकार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब ये थोड़ा कार्बनिक कंपाउंड से थोड़ा कम यूज होते हैं, आवश्यक इंपॉर्टेंट होते हैं, किंतु अपनी उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका यूज कम, आवश्यकता इसकी कम है तो इसका कोई यूज नहीं है इसका यूज। जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है ना हमारे शरीर में, उसके लिए ये लाभदायक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज लवण कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान होते हैं। खनिज लवण जो होता है वो हमारे शरीर महत्व का 4% भाग होता है। मतलब 100 में से 4% मिनरल्स का भी योगदान होता है हमारे शरीर में। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाचन। अभी बताए थे कि भोजन जितना करना इम्पॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भोजन को डाइजेस्ट करना होता है, पता है ना? तो भोजन को कैसे डाइजेस्ट करेंगे? उसका भी तो कोई क्रिया है, उसका भी तो कोई प्रोसेस है। विदाउट प्रोसेस कुछ नहीं होता दुनिया में, सब कुछ प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंडेड है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। पाचन जो होता है ना, वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल के रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रम को ही हम लोग डाइजेशन, पाचन कहते हैं। अभी बताएं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में, वसा को फैटी एसिड्स के रूप में, उसको क्या करते हैं हम? जटिल से सरल रूप में बदल देते हैं, उसके बाद उनका पाचन करते हैं। यही क्या है? मुख, मुख गुहिका। देखिए, भोजन कहाँ से प्रारंभ? पहले भोजन ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट पेट में भेज देते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि पेट में ढक्कन लगा है, ढक्कन को खोले और डाल दिए, ऐसा नहीं है ना किसी के सिस्टम पे है, तो फिर वो यूनिक लोग है। चलिए ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, भोजन पहले हम लोग मुंह में लेते हैं, तो स्टार्ट प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख गुहिका से। फिर ये हो गया ग्रसनी। क्या हो गया? ग्रसनी। मतलब पहले हम लोग माउथ में लिए,
कट नहीं की हूँ, बता रही हूँ। पहले हम लोग माउथ में लिए, फिर ग्रसनी में, फिर उसके बाद क्या होता है ग्रसनी के थ्रू क्षुद्रांत, बृहदांत, आमाशय जाती है ना सब में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है। स्टार्टिंग से देखते हैं। चलिए, प्राणियों में पोषण की आवश्यकताओं के लिए भोजन, अंतःग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से है। आहार नाल जो होता है तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से देख लीजिए, दिख रहा है ना सबको क्या लिखी हूँ? डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि कैसे इसकी क्रिया शुरू होती है और कैसे संपन्न होती है। चलिए देखते हैं। मुख गुहिका, फिर ग्रसिका, फिर क्या है आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदा, ये सब के थ्रू क्या होती है भोजन की क्रिया संपन्न होती है। भोजन की क्रिया नहीं, भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिए कि क्या बोल रही हूँ। चलिए, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। कौन सारा भाग? ये जो मैं बता रही हूँ, मुख गुहिका, ग्रसिका, ये सब क्या है मिलके आहार नाल का निर्माण करते। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सा ग्रंथि है। लार ग्रंथि और यकृत। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अग्नाशय, लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं ना तो मुंह में भोजन चबा चबा कर करते हैं, खाते हैं ना, और ऑफ कोर्स कि भोजन चबा के ही करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो उसी में देखिए लार ग्रंथियां जो होती है हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लार बनाती है। क्या करती है? लार का निर्माण करती है। यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। स्तनधारी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन सा जीव स्तनधारी है। यह एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है जो शरीर के बाहर या शरीर के गुहा के भीतर पदार्थों को निकालती है। लार में बलगम हो गया, लवण हो गया, जीवाणुरोधी, यौगिक, एंजाइम, पानी के साथ साथ विभिन्न रसायन शामिल होते हैं, केमिकल शामिल होते हैं, जो मुंह में क्या करती है पीएच को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? पीएच को कंट्रोल, नियंत्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या सोचते हैं तो लार की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अभी आम का सीजन चल रहा है, मार्केट में अगर आप आम देखेंगे ना तो आपके मुंह में बोलता है ना कि मुंह में पानी आ गया देख के। बस वही ये चीज है, इसी को समझना। ठीक है, आइए देखते हैं। परंतु जब हम सोते हैं तो यह घट जाती है। ऐसा भी होता है किसी किसी को सोए में भी मतलब स्वाद का अनुमान लग जाता है, वो रेयर केस होता है। ऐसे तो किसी को सोए में नहीं लगता कि वाह वो आम खा रहा मैं भी खाऊंगा, मुंह में ऐसा पानी आ जाना, ऐसा कुछ नहीं होता नींद में। चलिए देखते हैं। मूल रूप से लार एक जल पदार्थ है और पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है, लार ग्रंथियां 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती है, जिससे क्या होता है भोजन के डाइजेशन में हेल्प होती है। वास्तव में 99% लार में पानी होता है, इसीलिए कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया अच्छी चीजों को देखकर, क्योंकि लार में 99% पानी की ही मात्रा होती है। यह मुंह को नम और स्वच्छ रखता है। एक चीज आप लोगों को पता है, ब्रश करने से कई ज्यादा ना हमारे लार से भी हमारी मुंह की सफाई हो जाती है। स्किन पे आप उसको यूज भी कर सकते हैं स्किन क्लीन के लिए। कीजिएगा मत, बस मैं बता दी। चलिए आगे देखते हैं। चबाने, निगलने,
और पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। जब हम कोई भोजन को चबाते हैं या डायरेक्टली निगल के करते हैं, खाते हैं, तो ये इसमें हमको हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है? लार। एक होता है स्लैवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं क्या। एक होता है यकृत, लीवर। यकृत लीवर को कहते हैं, अभी बता दिए। यह मनुष्य शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर के अंगों में, जो कि पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? पाचन में सहायक होता है। यह पीतरस को बनाता है, ठीक है? क्या करता है? पीतरस को बनाता है। वसा को पचाने में सहायता करता है। जो हम घी, मक्खन, पनीर, मतलब जिसमें वसा की मात्रा होती है, अगर हम उसको खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में ये हमको क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है ना? तथा शरीर की अशुद्धि का अवशोषण करता है, ठीक है? एब्जॉर्ब करता है। यकृत को जिगर या कलेजा एवं अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। आप लोग जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा कि क्या बोलते हैं, नॉनवेज में ना एक कलेजी पाया जाता है, उसी को हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लीवर क्या होता है, ठीक है? आइए देखते हैं। जो मानव शरीर का क्या है? एक अंग है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। इस टाइप का होता है। देखिए ये क्या है? लीवर। गॉल ब्लैडर, पथरी सुने हैं? किसी को हो जाता है गॉल ब्लैडर में पथरी, वही है ये गॉल ब्लैडर। देखिए ये जो है ना, ये भोजन में ली गई वसा के अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेरक एवं तेज करने का कार्य करता है। क्या करता है? तेज करने का कार्य करता है। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है, जहाँ पे पित्त की निर्माण होती है। यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। जो वसा हम लोग लेते हैं ना, उसको ये प्रोटीन में एक्सचेंज कर देता है। एवं अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। अभी हम ये चीज़ आप लोग को पहले भी बता दिए थे, जो कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर के लिए शरीर को प्रदान किए जाते हैं। जब जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी तभी तो उसका यूज़ करेंगे। बिना उपयोग के किसी चीज़ का तो याद ही नहीं आता, ये नामुमकिन सी बात है। चलिए आगे है अग्नाशय। अब अग्नाशय क्या है? अग्नाशय भी एक सहायक पाचन अंग है। हम लोग अभी जितना पढ़ेंगे सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, पाचन अंग है। इसका आकार सी जैसा होता है, यह चीज याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगी। यह सी की आकृति की ग्रहणी मतलब डोडेनम के दो भुजाओं के बीच में से निकलता है, जो यकृत तथा आमाशय के नीचे ओर स्थित रहता है। आत्योजनी द्वारा संधि हुई मतलब सधी हुई मछली के जैसे आकार की कोमल एवं गुलाबी से रंग की चपटी हुई मिश्रित ग्रंथि को ही मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड, अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ये कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, जबकि इनको मैलोरी अजान अभिरंजक से लाल रंग में रंग सकते हैं। ये हल्का गुलाबी टाइप का, इसको लाल रंग में रंग सकते हैं। देखिए एक होता है पाचक रस। क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस, है ना? ये देखते हैं। पाचक रस जो होता है वो जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। हम अभी बताएं कि हम लोग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग ग्लूकोज के रूप में लेते हैं और वसा को फैटी एसिड्स के रूप में लेते हैं, है ना? अंतःग्रहण, ये सब क्या है? ये पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस। अंतःग्रहण, भोजन के अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया ही अंतःग्रहण कहलाती है। मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं, तो वहीं से क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण, अंदर लेते हैं, तो अंतःग्रहण ही क्या हो जाएगा? मुख को ही अंतःग्रहण कहेंगे। जब हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं तो उसी को हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
फिर क्या करते हैं, दांत, दांत के थ्रू भोजन को चबाते हैं। वयस्कों में आमतौर पर 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। चलिए देखिए, दांतों के प्रकार कुछ इस तरह के हैं। ये क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। बीच का जो दो दांत होता है उसी को हम लोग कृंतक कहते हैं। अपने अपने दांत में देखिएगा, ठीक है ना। कृंतक या छेदक दांत। दांत के प्रकार में कृंतक दांत तेज धार वाले छेनी जैसे चौड़े होते हैं। मतलब मेन जो दो दांत होता है ना उसी को कृंतक या छेदक दांत कहते हैं। वो क्या होता है ना, बहुत रेत जैसे क्या होते हैं, धार वाले होते हैं। और भोजन को पकड़ने, काटने, फल वगैरह काट के खाते हैं ना, तो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, कुतरने में मदद करता है। हर जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। भेदक या रदनक दांत। रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने में इंसिजर के बगल में होता है ये रदनक दांत। ये भोजन को चीरने या फाड़ने में कार्य करती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है, 2 की संख्या में होते हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 ऊपर 4 नीचे। अग्रचर्वनक दांत। दांत के प्रकार में अग्रचर्वनक दांत किनारे पर चपटे, चौकोर एवं रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना है, साइड साइड में होता है ये, और ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। चर्वनक दांत। दांत के प्रकार में चर्वनक दांत सिर चौरस व तेज धार के होते हैं। इनकी भी धार क्या होती है, तेज होती है। इनका मुख्य कार्य है भोजन को चबाना। ये प्रत्येक जबड़े में 6 की संख्या में होते हैं, तो 6 ऊपर हो जाएंगे, 6 नीचे हो जाएंगे, तो 12 और 8 ऊपर था ना इंसिजर, और अग्रचर्वनक 8 और फिर 4, कितना हो गया टोटल 32 हो जाएगा। ठीक है, टोटल दांतों की संख्या 32। मुख एवं मुख गुहिका। अब देखिए मुख के बारे में जानता है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख द्वारा होता है। स्टार्टिंग मुख से ही होता है ना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है, ये अभी बताए थे। लार रस जो होता है वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जब हम लोग चावल खाते हैं ना, तो चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं। उसको ये मंड के रूप में बदल देता है, मंड को शर्करा के रूप में बदल देता है, एक्सचेंज कर देता है मंड को शर्करा के रूप में। अब है नेक्स्ट जीभ, टंग। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। हम जहाँ से बोलते हैं ना, जहाँ एक ट्रॉन्सिल्स होता है, स्वर यंत्र होता है, उसी से हमारी जीभ जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए क्या करते हैं, जीभ का उपयोग करते हैं, टेस्टिंग के लिए भी करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, अभी बताया, जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाया जा सकता है। खट्टा, मीठा, क्या टेस्ट है ये पता लगाया जा सकता है। ये क्या है, टंग। इसी से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट का पता करते हैं। नेक्स्ट है भोजन नली, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसिका, जिसके द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। ग्रास नली, इसोफागस, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक संकरी पेशीय नली होती है। ये जो है ये क्या है, ग्रास नली, जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है और सीने से थोरेसिक डायफ्राम से जुड़ी होती है, गुजरती है, और उदर स्थान हृदय द्वार पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहाँ पे आके ये समाप्त हो जाती है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है।
ये भोजन को मुख में जब हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं तो ये नाली के थ्रू आमाशय के में नीचे जाके खुल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आती है क्षुद्रांत, बृहद्रांत। चलिए आगे देखते हैं। ग्रसनी के बाद आमाशय में जाती है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं क्या होता है, रस आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। यह एक ओर से ग्रशिका ग्रास नलीगत से खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुल जाता है, मतलब कि छोटी आंत में खुल जाता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह दद आंतरिक श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिकम, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये क्या करता है तथा पाचक रस स्रावित करता है जिससे कि भोजन डाइजेस्टिव में हमको हेल्प होती है। श्लेष्मल आमाशय के वेफ आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सेफ प्रदान करता है। अम्ल जो होते हैं ना वो अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम लोग एसिडिटी प्रॉब्लम जानते हैं ना, सबको पता होगा कि कुछ वेस्ट चीज़ अगर आप खा लेंगे ना तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भोजन वे साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जैसे पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है और हमको भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, यही है हमारा आमाशय। क्या है आमाशय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में अवशोषण, एब्जॉर्बेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। मतलब कि मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत में आने के बाद भोजन की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्षुद्रांत में अवशोषण एवं स्वांगीकरण। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। इसको याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। यह यकृत यानी कि लीवर एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती है। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत के निचले भाग में जाता है, जहां आंत रस क्या करता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये क्या होते हैं, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्बेशन हो जाता है और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं में यानी कि ब्लड सेल्स में चला जाता है। भोजन करते हैं तो किस लिए, एनर्जी के लिए। तो भोजन डायरेक्ट ऐसे नहीं चला जाता ब्लड में, छोटी आंत में जाने के बाद वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार को स्वांगीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ऊर्जा मुक्त हो जाती है।
भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है वो बृहदांत में भेज दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन। अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। मतलब जब हमारा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है तब अवशोषण के दौरान वे हमारे ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। इन्हीं प्रोसेस, इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दीर्घरोम, पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो मतलब जिस भोजन का अवशोषण होता है उसको ये रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ये क्या है? बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी भी लंबाई याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य जल एवं भूपक्ष लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही निष्कासन कहते हैं। जब भोजन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसका निष्कासन भी होता है ना। तो जब भोजन को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया ही निष्कासन कहलाती है। चलिए ये क्या है? ये बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। यहाँ से फिर भोजन का निष्कासन कर दिया जाता। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। गाय, भैंस घास खाने वाले जंतु होते हैं। बकरी तो भोजन भी करता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं पता है? रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए है ना रूमेन। ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है, जिसे रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं। गाय को देखिए, गाय सबके घर पे होता है। जब वो अपने भोजन को बार बार रिपीट करता है, चबाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाचन हम सब नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट जंतु ही सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं जो घास फूस खाने वाले होते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जो क्या होती है? भोजन के पाचन में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमीबा में पाचन, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट। अमीबा जो होता है जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जो अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता रहता है और कृत्रिम पांव जिससे ये गति करते हैं एवं भोजन पकड़ते हैं और खाद्य पदार्थ की उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जिससे खाद्य पदार्थ का सरल रूप में बदल देते हैं। इसका क्या होता है ना, एक ये सब क्या है इसका, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक जालिका जैसी संरचना होती है जिसमें ये खाद्य पदार्थों को फंसा लेते हैं और उसी में फंसा के ये भोजन का पाचन कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, भोजन का पाचन कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग क्या जाने कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है और पोषण के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होती है, पोषण कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है और कैसे कैसे भोजन का निष्कासन होता है। तो हम लोग प्राणियों में पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, भोजन के बारे में, पोषण के बारे में। अगर किन्हीं को कोई डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी। जब तक के लिए बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम जल्दी जल्दी स्टॉप अथी बोल दिए ना बाय, नहीं तो और कुछ बोलते हैं।